ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की चार विशेषताएं बताइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की चार विशेषताएं लिखिए, जिसमें हम पहला लिखेंगे स्वाभिमानी नारी, दूसरा निर्भीक और साहसी, तीसरा है अस्पष्टवादी, चौथा कर्तव्य के प्रति जागरूक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुव स्वामिनी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पूछा है कि ध्रुव स्वामिनी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें हम लिखेंगे ध्रुव स्वामिनी गुप्त युग का ऐतिहासिक नाटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नाटक के तत्वों पर प्रकाश डालिए, या फिर इस प्रकार पूछेगा नाटक के कितने तत्व हैं, क्रमानुसार लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे नाटक के प्रमुख 6 तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला लिखेंगे कथानक, दूसरा देश काल एवं वातावरण, तीसरा कथोपकथन और चौथा पात्र योजना, पांचवा है भाषा शैली, छठवां है उद्देश्य। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है कथानक, दूसरा है देश काल एवं वातावरण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है पात्र योजना, पांचवा है भाषा शैली, छठवां है उद्देश्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मोहन राकेश के नाटकों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपसे पूछा है मोहन राकेश के नाटकों का उल्लेख कीजिए। इसमें हम लिखेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक निम्नलिखित है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक निम्नलिखित है, जिसमें पहला लिखेंगे आषाढ़ का एक दिन, पहला है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस, तीसरा है आधे अधूरे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है धर्मवीर भारती की 2 एकांकियों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपसे पूछा है धर्मवीर भारती की 2 एकांकियों का उल्लेख कीजिए, जिसमें हम लिखेंगे धर्मवीर भारती द्वारा लिखित 2 एकांकियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आवाज़ का नीलाम, दूसरा है सृष्टि का आखिरी आदमी। एक बार फिर से देख लीजिए। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित 2 एकांकियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आवाज़ का नीलाम, दूसरा है सृष्टि का आखिरी आदमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा शैली कैसी है। इसमें पूछा है ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा शैली कैसी है। इसमें हम लिखेंगे ध्रुव स्वामिनी रंगमंचीय दृष्टि के अनुकूल लिखी गई प्रसाद की अंतिम नाटक है। फिर भी यह बात सही है कि ध्रुव स्वामिनी की काव्यात्मक भाषा के प्रयोग में अछूती नहीं है। उसके सारे पात्र, चाहे वे विशिष्ट हों या सामान्य, एक संस्कृतनिष्ठ भाषा में बातें करते हैं। कुबड़े, हिजड़े और बौनों की बातचीत यद्यपि हास्य के लिए रखी गई है, तथापि उनके बातचीत में भी साहित्य संस्कृतनिष्ठ समासांत शब्दावली मिलती है। फिर भी ध्रुव स्वामिनी की भाषा पात्रों के अनुकूल है और उसमें भरसक समझ में आने वाली सरल, सहज और प्रवाहमान भाषा का प्रयोग किया गया है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें पूछा था ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा शैली कैसी है। इसमें हम लिखेंगे ध्रुव स्वामिनी रंगमंचीय दृष्टि के अनुकूल लिखी गई प्रसाद की अंतिम नाट्य है। फिर भी यह बात सही है कि ध्रुव स्वामिनी भी काव्यात्मक भाषा के प्रयोग से अछूती नहीं है। उसके सारे पात्र, चाहे वे विशिष्ट हों या सामान्य, एक संस्कृतनिष्ठ भाषा में बातें करते हैं। कुबड़े, हिजड़े और बौने की बातचीत यद्यपि हास्य के लिए रखी गई है, तथापि उनके बातचीत में भी साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ और समासांत शब्दावली मिलती है। फिर भी ध्रुव स्वामिनी की भाषा पात्रों के अनुकूल है और उसमें भरसक समझ में आने वाली सरल, सहज और प्रवहमान भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा है। या फिर इस प्रकार पूछेगा चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर इस प्रकार पूछेगा कि चंद्रगुप्त के चरित्र की 4 विशेषताएं लिखिए। इसमें हम लिखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्रों में सबसे सशक्त और आदर्श चरित्र चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी का आदर्श नायक चंद्रगुप्त प्रसाद जी का आदर्श नायक है, जो अपनी सौम्यता, विनयशीलता, उदारता, वीरता, साहस और त्याग से पूरे नाट्य को संचालित करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुषों में पात्रों में सबसे सशक्त और आदर्श चरित्र चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी का आदर्श नायक है, जो अपनी सौम्यता, विनयशीलता, उदारता, वीरता, साहस और त्याग से पूरे नाट्य को संचालित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। इसमें पूछा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। इसमें हम लिखेंगे
ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसमें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946वीं को काशी में हुआ था। इसमें पूछा था जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946वीं को काशी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है प्रसाद जी के किन्हीं 4 नाटकों के नाम लिखिए। प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी के किन्हीं 4 नाटकों के नाम लिखिए, जिसमें हम लिखेंगे प्रसाद जी के 4 नाटक हैं, यानी जयशंकर प्रसाद के 4 नाटक हैं, जिसमें पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है ध्रुवस्वामिनी। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है ध्रुवस्वामिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचना समय बताइए। इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचना समय बताइए। इसमें हम लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचना समय संवत 1990 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी गुप्त वंश के समय का ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुवस्वामिनी गुप्त वंश के समय का ऐतिहासिक नाटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायक का नाम बताइए। इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायक का नाम बताइए। इसमें हम लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त हैं। इसमें हम लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं। इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं। इसमें हम लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक के 3 पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक के 3 पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। इसमें लिखेंगे हम ध्रुवस्वामिनी नाटक के 3 पुरुष पात्र हैं, जिसमें पहला चंद्रगुप्त, दूसरा रामगुप्त, तीसरा सकराज। ध्रुवस्वामिनी नाटक के 3 पुरुष पात्र हैं, जिसमें चंद्रगुप्त पहला है, दूसरा रामगुप्त, तीसरा सकराज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक की 3 नारी पात्रों के नाम लिखिए। इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक की 3 नारी पात्रों के नाम लिखिए, जिसमें हम लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक की 3 नारी पात्र हैं, जिसमें पहला है ध्रुवस्वामिनी, दूसरा मंदाकिनी और तीसरा है कोमा। ध्रुवस्वामिनी नाटक की 3 नारी पात्र हैं, पहला है ध्रुवस्वामिनी, दूसरा मंदाकिनी, तीसरा कोमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु समय बताइए। इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु समय बताइए। इसमें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु समय कार्तिक शुक्ल एकादशी संवत 1994 है। जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु समय कार्तिक शुक्ल एकादशी संवत 1994 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है प्रसाद जी के प्रकाशित नाट्य ध्रुवस्वामिनी का समय निर्धारण कीजिए। इसमें पूछा है प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी के प्रकाशित नाटक ध्रुवस्वामिनी का समय निर्धारण कीजिए। इसमें हम लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कोमा किस नाटक की पात्र है। इसमें पूछा है कोमा किस नाटक की पात्र है, तो इसका राइट आंसर है ध्रुवस्वामिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है। इसमें पूछा है चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है, तो इसमें लिखेंगे चंद्रगुप्त सकराज का वध स्त्री वेश में करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का नाम क्या था। इसमें पूछा है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का नाम क्या था, तो इसमें हम लिखेंगे समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है रामगुप्त के पिता का क्या नाम था। रामगुप्त के पिता का क्या नाम था, तो इसमें हम लिखेंगे रामगुप्त के पिता का नाम समुद्रगुप्त था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है रामगुप्त किस प्रकार का व्यक्ति था। इसमें पूछा है रामगुप्त किस प्रकार का व्यक्ति था। इसमें हम लिखेंगे रामगुप्त अकर्णमय महाप्रेमी भीरु तथा विलासी प्रकृति का व्यक्ति था। रामगुप्त अकर्णमय महाप्रेमी भीरु तथा विलासी प्रकृति का व्यक्ति था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है शिखर स्वामी किसका मंत्री था। इसमें पूछा है शिखर स्वामी किसका मंत्री था, तो इसमें हम लिखेंगे शिखर स्वामी रामगुप्त का मंत्री था। शिखर स्वामी रामगुप्त का मंत्री था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी को आत्महत्या करने से किसने रोका था। इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी को आत्महत्या करने से किसने रोका था, तो इसमें हम लिखेंगे ध्रुवस्वामिनी को चंद्रगुप्त ने आत्महत्या करने से रोका था। ध्रुवस्वामिनी को चंद्रगुप्त ने आत्महत्या करने से रोका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में किसको
मार डाला था? चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में किसको मार डाला था? तो इसमें हम लिखेंगे चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में सकराज को मार डाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका का क्या नाम है? इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका का क्या नाम है? तो इसमें हम लिखेंगे इसका राइट आंसर ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका का नाम ध्रुवस्वामिनी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी किसकी पुत्री थी? इसमें पूछा है ध्रुवस्वामिनी किसकी पुत्री थी? इसमें हम लिखेंगे लिच्छवी राजा की। ध्रुवस्वामिनी लिच्छवी राजा की पुत्री थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसमें हम लिखेंगे सन 1905 ईस्वी में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म सागर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की उच्च शिक्षा कहाँ पूरी हुई? इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की उच्च शिक्षा कहाँ पूरी हुई? तो इसमें हम लिखेंगे प्रयाग विश्वविद्यालय में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में पूरी हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस काव्य पर पुरस्कार मिला? यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को किस काव्य पर पुरस्कार मिला? तो इसमें हम लिखेंगे चित्रलेखा काव्य पर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को चित्रलेखा काव्य पर पुरस्कार मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के किस नाटक पर पुरस्कार मिला? इसमें हम लिखेंगे विजय पर्व नाटक पर। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को विजय पर्व नाटक पर पुरस्कार मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें हम लिखेंगे पद्म भूषण से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को पद्म भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लगभग कितने एकांकी लिखे हैं? इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लगभग कितने एकांकी लिखे हैं? तो इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लगभग 100 एकांकी लिखे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लगभग 100 एकांकी लिखे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस प्रकार के एकांकियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस प्रकार के एकांकियों के लिए प्रसिद्ध हैं? इसमें लिखेंगे ऐतिहासिक एकांकियों के लिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ऐतिहासिक एकांकियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है? इसमें पूछा है औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है? इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। औरंगजेब की आखिरी रात रचना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपके पाठ्यक्रम में उदय शंकर भट्ट की कौन रचना सम्मिलित है? इसमें पूछा है आपके पाठ्यक्रम में उदय शंकर भट्ट की कौन रचना सम्मिलित है? तो इसमें हम लिखेंगे समुद्रगुप्त पराक्रमांक। उदय शंकर भट्ट जी की समुद्रगुप्त पराक्रमांक रचना सम्मिलित है हमारे पाठ्यक्रम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है औरंगजेब की आखिरी रात किस विधा से संबंधित है? इसमें पूछा है औरंगजेब की आखिरी रात किस विधा से संबंधित है? तो इसमें हम लिखेंगे एकांकी विधा से संबंधित है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी विधा से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आलमगीर किस एकांकी का नायक है? इसमें पूछा है आलमगीर किस एकांकी का नायक है? तो इसमें हम लिखेंगे औरंगजेब की आखिरी रात की। आलमगीर औरंगजेब की आखिरी रात की एकांकी का नायक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भुवनेश्वर की एकांकियों का मूल आधार क्या है? इसमें पूछा है भुवनेश्वर की एकांकियों का मूल आधार क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे भुवनेश्वर ने अपनी एकांकियों में भारतीय जीवन की विसंगतियों पर कलात्मक किंतु तीखा प्रहार किया है। भुवनेश्वर ने अपनी एकांकियों में भारतीय जीवन की विसंगतियों पर कलात्मक किंतु तीखा प्रहार किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भुवनेश्वर के किन्हीं 4 एकांकियों के नाम बताइए। इसमें पूछा है भुवनेश्वर के किन्हीं 4 एकांकियों के नाम बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे पहला प्रतिभा का विवाह, दूसरा शैतान, तीसरा लॉटरी, चौथा स्ट्राइक। भुवनेश्वर के 4 एकांकी हैं जिसमें पहला है प्रतिभा का विवाह, दूसरा है शैतान, तीसरा है लॉटरी और चौथा है स्ट्राइक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भुवनेश्वर किस विधाधारा से प्रभावित रहे? इसमें पूछा है भुवनेश्वर किस विधाधारा से प्रभावित रहे हैं? इसमें हम लिखेंगे भुवनेश्वर
फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रहे। भुवनेश्वर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रहे। कहीं कहीं इब्सन और बर्नार्ड शाह की विचारधारा भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भुवनेश्वर ने पात्रों की संरचना किस प्रकार की है। भुवनेश्वर ने पात्रों की संरचना किस प्रकार की है, तो इसमें हम लिखेंगे भुवनेश्वर के पात्र प्रबुद्ध हैं और उन्हें मानसिक विकारों का पूर्ण परिज्ञान है। भुवनेश्वर के पात्र प्रबुद्ध हैं और उन्हें मानसिक विकारों का पूर्ण परिज्ञान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है स्ट्राइक एकांकी का मूल विषय क्या है। इसमें पूछा है स्ट्राइक एकांकी का मूल विषय क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे पति पत्नी के परम आत्मीय संबंध इस यांत्रिकी युग में कितने भावनाहीन और मशीनी बनकर रह गए हैं। स्ट्राइक इसकी मंचित अभिव्यक्ति है। इसमें लिखेंगे पति पत्नी के परम आत्मीय संबंध इस यांत्रिक युग में कितने भावनाहीन और मशीनी बनकर रह गए हैं। स्ट्राइक इसकी मंचीय अभिव्यक्ति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है स्ट्राइक में किन किन भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है। इसमें पूछा है स्ट्राइक में किन किन भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है, तो इसमें हम लिखेंगे स्ट्राइक में सामाजिक रूढ़ियाँ, कृत्रिम विचारों, स्वतंत्र साम्यता, विवाह वैषम्य, जटिल काम वासनाएं, प्रेम घृणा ईर्ष्या द्वेष आदि भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है। एक बार फिर से सुन लीजिए स्ट्राइक में किन किन भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है, तो इसमें हम लिखेंगे स्ट्राइक में सामाजिक रूढ़ियाँ, कृत्रिम विचारों, स्वतंत्रता साम्यता, विवाह वैषम्य, जटिल काम वासनाएं, प्रेम घृणा ईर्ष्या द्वेष आदि भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है। इसमें पूछा था हमसे स्ट्राइक में किन किन भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है, तो इसमें हम लिखेंगे स्ट्राइक में सामाजिक रूढ़ियाँ, कृत्रिम विचारों, स्वतंत्र साम्यता, विवाह वैषम्य, जटिल काम वासनाएं, प्रेम घृणा ईर्ष्या द्वेष आदि भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस सन में हुआ था। इसमें आपसे पूछा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस सन में हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे सन 1917 में, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म सन 1917 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक नगर में, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक नगर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जगदीश चंद्र माथुर के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम बताइए। इसमें पूछा है जगदीश चंद्र माथुर के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम बताइए, तो इसमें हम लिखेंगे भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर जी के प्रथम एकांकी का नाम भोर का तारा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भोर का तारा एकांकी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। इसमें पूछा है भोर का तारा एकांकी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे सन 1946 ईस्वी में। भोर का तारा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जगदीश चंद्र माथुर के 3 एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। इसमें पूछा है आपसे कि जगदीश चंद्र माथुर के 3 एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। इसमें हम लिखेंगे पहला भोर का तारा, दूसरा है ओ मेरे सपने, तीसरा है गगन सवारी। जगदीश चंद्र माथुर के 3 एकांकी हैं, जिसमें पहला है भोर का तारा, दूसरा है ओ मेरे सपने, तीसरा है गगन सवारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक ने उनकी कीर्ति फैलाई है। इसमें पूछा है जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक ने उनकी कीर्ति फैलाई। इसमें लिखेंगे हम कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क नाटक ने उनकी कीर्ति फैलाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कोणार्क का प्रकाशन किस सन में हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे सन 1951 ईस्वी में, यानी कोणार्क का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कोणार्क के अतिरिक्त जगदीश चंद्र माथुर के किस अन्य नाटक का नाम बताइए। इसमें पूछा है कि कोणार्क के अतिरिक्त जगदीश चंद्र माथुर के किसी अन्य नाटक का नाम बताइए, तो इसमें हम लिखेंगे पहला राजा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है पहला राजा नाटक किसे
पहला राजा नाटक कितने अंकों में विभाजित है? इसमें आपसे पूछा है कि पहला राजा नाटक कितने अंकों में विभाजित है, तो इसमें हम लिखेंगे 3 अंकों में। पहला राजा नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भोर का तारा एकांकी का समय क्या है? इसमें आपसे पूछा है कि भोर का तारा एकांकी का समय क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे सन 1945 ईस्वी के आसपास का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भोर का तारा का प्रमुख पात्र शेखर की पहचान किस रूप में हुई है? इसमें आपसे पूछा है कि भोर का तारा का प्रमुख पात्र शेखर की पहचान किस रूप में हुई है, तो इसमें हम लिखेंगे एक कवि के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भोर का तारा एकांकी का संबंध किस स्थान से है? इसमें पूछा है कि भोर का तारा एकांकी का संबंध किस स्थान से है, तो इसमें हम लिखेंगे गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी से। गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में साधारण कवि गृह से है। भोर का तारा एकांकी का संबंध गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में साधारण कवि गृह से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भोर का तारा एकांकी में कितने पात्र हैं, तो इसमें हम लिखेंगे भोर का तारा एकांकी में कुल 4 पात्र हैं, जिसमें पहला है शेखर, दूसरा माधव, तीसरा छाया और चौथा वे देवदत्त। एक बार फिर से सुन लीजिए, भोर का तारा एकांकी में कितने पात्र हैं, तो इसमें हम लिखेंगे भोर का तारा एकांकी में कुल 4 पात्र हैं, जिसमें पहला है शेखर, दूसरा माधव, तीसरा छाया और चौथा देवदत्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लक्ष्मी नारायण लाल को हिंदी की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है? इसमें हम लिखेंगे एकांकी विधा में। लक्ष्मी नारायण लाल को हिंदी की एकांकी विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लक्ष्मी नारायण लाल किन्हीं 4 एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है कि लक्ष्मी नारायण लाल की किन्हीं 4 एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए, जिसमें हम लिखेंगे ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, उसके बाद दूसरा दरवाजा तथा नाटक बहुरंगी आदि। इसमें आप लिखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल की 4 एकांकी संग्रह, जिसमें पहला है ताजमहल के आंसू, दूसरा पर्वत के पीछे, तीसरा है दूसरा दरवाजा और चौथा है नाटक बहुरंगी आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन में कुल कितने पात्र हैं? तो इसमें हम लिखेंगे 11। मम्मी ठाकुराइन में कुल 11 पात्र हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन एकांकी किसकी रचना है? या इस प्रकार पूछेगा मम्मी ठाकुराइन के लेखक का नाम लिखिए एवं उद्देश्य बताइए। इसमें हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले उद्देश्य, इसमें लिखेंगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मम्मी ठाकुराइन एक सामाजिक एकांकी है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का मम्मी ठाकुराइन एक सामाजिक एकांकी है। इसका उद्देश्य अधकचरीय सभ्यता की विद्रूपता का उद्घाटन है। सभ्य होने का तात्पर्य है संवेदनशील होना और इस कसौटी का ठाकुराइन खरी उतरती हैं। इस कसौटी पर ठाकुराइन खरी उतरती हैं। प्रोफेसर साहब का परिवार पढ़ा लिखा खोटा सिक्का साबित होता है। यही इस एकांकी का अभिप्रेत है। एकांकीकार ने ठाकुराइन के उदात्त चरित्र से एकांकी के वातावरण को सुवासित कर दिया है। लेखक ने अपने अभिप्रेत को प्रस्तुत करने में कुशल शिल्प क्षमता का प्रमाण दिया है। घटनाओं के द्वारा ही कथित उद्देश्य की सिद्धि होती है। लेखक के स्वाभाविकता और यथार्थ की रक्षा करने के लिए पात्रों की वेशभूषा, व्यवहार, संवाद एवं भाषा की तदनुरूप रखी है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें पूछा था मम्मी ठाकुराइन एकांकी किसकी रचना है, या फिर मम्मी ठाकुराइन के लेखक का नाम लिखिए एवं उद्देश्य बताइए। तो इसमें हम हेडिंग डाले थे उद्देश्य, इसमें लिखेंगे हम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मम्मी ठाकुराइन एक सामाजिक एकांकी है। इसका उद्देश्य अधकचरी सभ्यता की विद्रूपता का उद्घाटन है। सभ्य होने का तात्पर्य है संवेदनशील होना और इस कसौटी पर ठाकुराइन खरी उतरती है। प्रोफेसर साहब का परिवार पढ़ा लिखा खोटा सिक्का साबित होता है। यही इस एकांकी का अभिप्रेत है। एकांकीकार ने ठाकुराइन के उदात्त चरित्र के एकांकी के वातावरण को सुवासित कर दिया है। लेखक ने अपने अभिप्रेत को प्रस्तुत करने में कुशल शिल्प क्षमता का प्रमाण दिया है। घटनाओं के द्वारा ही कथित उद्देश्य की सिद्धि होती है। लेखक के स्वाभाविकता और यथार्थ की रक्षा करने के लिए पात्रों की वेशभूषा, व्यवहार, संवाद एवं भाषा भी तदनुरूप रखी है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है मम्मी ठाकुराइन एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, जिसमें हम लिखेंगे मम्मी ठाकुराइन, दूसरा प्रोफेसर साहब, तीसरा टिकट बाबू एवं मुंशी जी आदि। इसमें हम लिखेंगे मम्मी ठाकुराइन एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पहला है मम्मी ठाकुराइन, दूसरा प्रोफेसर साहब, तीसरा टिकट बाबू एवं मुंशी जी आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन एकांकी की भाषा कैसी है। तो इसमें हम लिखेंगे मम्मी ठाकुराइन एकांकी की भाषा प्रभावशालिनी एवं प्रासंगिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है प्रोफेसर साहब किस संस्कृति से प्रभावित हैं। इसमें आपसे पूछा है प्रोफेसर साहब किस संस्कृति से प्रभावित हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पाश्चात्य संस्कृति से। प्रोफेसर साहब पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ठाकुराइन किस तरह की महिला हैं। इसमें आपसे पूछा है ठाकुराइन किस तरह की महिला हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ठाकुराइन में एक भारतीय आदर्श नारी के सभी गुण मौजूद हैं। इसमें हम लिखेंगे ठाकुराइन में एक भारतीय आदर्श नारी के सभी गुण मौजूद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन नामक एकांकी की नायिका कौन है। तो इसमें हम लिखेंगे मम्मी ठाकुराइन, यानी मम्मी ठाकुराइन नामक एकांकी की नायिका मम्मी ठाकुराइन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है। इसमें आपसे पूछा है नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है। तो इसमें हम लिखेंगे उदय शंकर भट्ट जी। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट जी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, पूछा है नए मेहमान एकांकी में विश्वनाथ कौन है। इसमें आपसे पूछा है कि नए मेहमान एकांकी में विश्वनाथ कौन है। तो इसमें हम लिखेंगे गृहस्वामी। नए मेहमान एकांकी में विश्वनाथ गृहस्वामी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नए मेहमान एकांकी में प्रमुख स्त्री पात्र का नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है नए मेहमान एकांकी में प्रमुख स्त्री पात्र का नाम लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे रेवती। नए मेहमान एकांकी में प्रमुख स्त्री पात्र का नाम रेवती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई 4 एकांकियों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई 4 एकांकियों के नाम लिखिए। तो जिसमें हम लिखेंगे समस्या का अंत, नए मेहमान, दूसरा और तीसरा है पर्दे के पीछे और अंत्योदय। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई 4 एकांकियाँ हैं, जिसमें पहला है समस्या का अंत, दूसरा नए मेहमान, तीसरा पर्दे के पीछे और चौथा है अंत्योदय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है उदय शंकर भट्ट का जन्म कब हुआ था। इसमें आपसे पूछा है कि उदय शंकर भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसमें हम लिखेंगे 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हुआ था। जयशंकर भट्ट का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए उदय शंकर भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो उदय शंकर भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उदय शंकर भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो इसमें लिखेंगे उदय शंकर भट्ट जी की मृत्यु 22 फरवरी सन 1966 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उदय शंकर भट्ट को लेखन की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है। इसमें आपसे पूछा है कि उदय शंकर भट्ट जी को लेखन की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है। तो इसमें हम लिखेंगे एकांकी विधा में। उदय शंकर भट्ट जी को एकांकी विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नए मेहमान एकांकी में प्रमुख पात्र कौन है। इसमें आपसे पूछा है नए मेहमान एकांकी में प्रमुख पात्र कौन है। तो इसमें हम लिखेंगे विश्वनाथ। नए मेहमान एकांकी में प्रमुख पात्र विश्वनाथ जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नए मेहमान एकांकी में 2 मेहमानों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है नए मेहमान एकांकी में 2 मेहमानों के नाम लिखिए, जिसमें हम लिखेंगे नन्हेमल और बाबूलाल। नए मेहमान एकांकी में 2 मेहमान हैं, पहला है नन्हेमल और दूसरा बाबूलाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नए मेहमान एकांकी का उद्देश्य क्या है। इसमें आपसे पूछा है नए मेहमान एकांकी का उद्देश्य क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे नए मेहमान एकांकी में महानगरों की आवास समस्या को उठाया गया है। नए मेहमान एकांकी में महानगरों की आवास समस्या को उठाया गया है। हमेशा आते रहने वाले मेहमानों के
हमेशा आते रहने वाले मेहमानों से एक मध्यवर्गीय परिवार की क्या हालत होती है, इस सजीव और प्रभावशाली अंकन किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, नए मेहमान एकांकी का उद्देश्य क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे नए मेहमान एकांकी में महानगरों की आवास समस्या को उठाया गया है। हमेशा आते रहने वाले मेहमानों से एक मध्यवर्गीय परिवार की क्या हालत होती है, इसका सजीव और प्रभावशाली अंकन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उपेंद्र नाथ अश्व का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपसे पूछा है उपेंद्र नाथ अश्व का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे पंजाब के जालंधर नगर में। उपेंद्र नाथ अश्व का जन्म पंजाब के जालंधर नगर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है उपेंद्र नाथ अश्व का जन्म किस सन में हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्व का जन्म किस सन में हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे सन 1910 ईस्वी में। उपेंद्र नाथ अश्व जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अश्व जी ने अपना दूसरा विवाह कब किया था, यानी उपेंद्र नाथ अश्व जी ने अपना दूसरा विवाह कब किया था, तो इसमें हम लिखेंगे पहली पत्नी की मृत्यु के बाद बड़े भाई के आग्रह पर सन 1941 में दूसरा विवाह किया था। यानी उपेंद्र नाथ अश्व जी की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई के आग्रह पर सन 1941 में दूसरा विवाह किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अश्क जी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था। इसमें आपसे पूछा है उपेंद्र नाथ अश्क जी की दूसरी पत्नी का नाम क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे श्रीमती कौशल्या अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क जी की दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती कौशल्या अश्क है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है श्रीमती कौशल्या अश्क ने अपना निजी प्रकाशन गृह कहाँ खोला। श्रीमती कौशल्या अश्क ने अपना निजी प्रकाशन गृह कहाँ खोला, तो इसमें हम लिखेंगे इलाहाबाद में। श्रीमती कौशल्या अश्क ने अपना निजी प्रकाशन गृह इलाहाबाद में खोला, जो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अश्क जी पहले किस भाषा में लिखते थे, यानी उपेंद्र नाथ अश्क जी पहले किस भाषा में लिखते थे, तो इसमें लिखेंगे उर्दू में। उपेंद्र नाथ अश्क जी पहले उर्दू भाषा में लिखते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अश्क जी किसके सहयोग से हिंदी की ओर आकर्षित हुए। इसमें आपसे पूछा है कि अश्क जी यानी उपेंद्र नाथ अश्क जी किसके सहयोग से हिंदी की ओर आकर्षित हुए, तो इसमें हम लिखेंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के। उपेंद्र नाथ अश्क जी हिंदी की ओर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के सहयोग से हिंदी की ओर आकर्षित हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उपेंद्र नाथ अश्क जी के किन्हीं चार प्रसिद्ध एकांकियों के नाम बताइए। इसमें आपसे पूछा है कि उपेंद्र नाथ अश्क जी के किन्हीं चार प्रसिद्ध एकांकियों के नाम बताइए, जिसमें हम लिखेंगे लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, जोंक, तौलिए। इसमें आपसे पूछा था उपेंद्र नाथ अश्क जी के किन्हीं चार प्रसिद्ध एकांकियों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे उपेंद्र नाथ अश्क जी के चार एकांकी हैं प्रसिद्ध, जो पहला है लक्ष्मी का स्वागत, दूसरा है सूखी डाली, तीसरा है जोंक और चौथा है तौलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है सूखी डाली एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। इसमें आपसे पूछा है सूखी डाली एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे दादा मूलराज। सूखी डाली एकांकी का प्रमुख पात्र दादा मूलराज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सूखी डाली एकांकी किस प्रकार के परिवार का आदर्श प्रस्तुत करता है। सूखी डाली एकांकी किस प्रकार के परिवार का आदर्श प्रस्तुत करता है, तो इसमें लिखेंगे संयुक्त परिवार का। सूखी डाली एकांकी संयुक्त परिवार का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सूखी डाली एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है सूखी डाली एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे सूखी डाली एकांकी के रचनाकार का नाम उपेंद्र नाथ अश्क है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विष्णु प्रभाकर का जन्म किस सन में हुआ था। इसमें आपसे पूछा है विष्णु प्रभाकर का जन्म किस सन में हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे सन 1912 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ। इसमें आपसे पूछा है कि विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विष्णु प्रभाकर की शिक्षा कहाँ पूर्ण हुई। इसमें आपसे पूछा है कि विष्णु प्रभाकर की शिक्षा कहाँ पूर्ण हुई, तो इसमें हम लिखेंगे पंजाब में। विष्णु प्रभाकर जी की शिक्षा पंजाब में पूर्ण हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विष्णु प्रभाकर के नाम के साथ प्रभाकर किस प्रकार जुड़ गया। इसमें आपसे पूछा है कि विष्णु प्रभाकर के नाम के साथ
प्रभाकर किस प्रकार जुड़ा, तो इसमें हम लिखेंगे उन्होंने पंजाब की हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की, तब से उनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। यानी विष्णु प्रभाकर जी पंजाब की हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की, तब से उनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विष्णु प्रभाकर कहाँ के ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। इसमें आपसे पूछा है विष्णु प्रभाकर जी कहाँ के ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे, तो इसमें हम लिखेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। यानी विष्णु प्रभाकर जी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है किसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी में सबसे अधिक एकांकी लिखे हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी में सबसे अधिक एकांकी लिखे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे विष्णु प्रभाकर के लिए सबसे अधिक हिंदी में एकांकी लिखने के लिए सब कहा जाता है विष्णु प्रभाकर जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है और वह न जा सकी। इसमें आपसे पूछा है कि और वह न जा सकी किस प्रकार की एकांकी है, इसमें हम लिखेंगे मनोवैज्ञानिक। और वह न जा सकी मनोवैज्ञानिक एकांकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है और वह न जा सकी एकांकी में कितने नारी पात्र हैं। इसमें आपसे पूछा है और वह न जा सकी एकांकी में कितने नारी पात्र हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 4, जिसमें पहला है शारदा, दूसरा शीला, तीसरा शशि और चौथा सखी। इसमें आपसे पूछा था और वह न जा सकी एकांकी में कितने नारी पात्र हैं, तो इसमें हम लिखेंगे और वह न जा सकी एकांकी में 4 नारी पात्र हैं, जिसमें पहला है शारदा, दूसरा है शीला और तीसरा है शशि और चौथा है सखी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सीमा रेखा किसकी कृति है। इसमें आपसे पूछा है सीमा रेखा किसकी कृति है, तो इसमें हम लिखेंगे विष्णु प्रभाकर जी की। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी की कृति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सीमा रेखा एकांकी की विषय वस्तु क्या है। इसमें आपसे पूछा है कि सीमा रेखा एकांकी की विषय वस्तु क्या है। इसमें हम लिखेंगे जनतंत्र में मानवीय मूल्य। सीमा रेखा एकांकी की विषय वस्तु जनतंत्र में मानवीय मूल्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सीमा रेखा नामक एकांकी के प्रमुख पात्र की चरित्रगत विशेषता बताइए। इसमें आपसे पूछा है सीमा रेखा नामक एकांकी के प्रमुख पात्र की चरित्रगत विशेषता बताइए। इसमें हम लिखेंगे सीमा रेखा एकांकी का मुख्य पात्र सुभाष है। उसे एक जन नेता के रूप में दर्शाया गया है। उसे प्रजातंत्र का समर्थक, साम्यवादी विचारधारा का पोषक, लोकप्रिय नेता, कर्तव्यनिष्ठ, स्पष्टवादी और एक महान बलिदानी के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें आपसे पूछा था सीमा रेखा नामक एकांकी के प्रमुख पात्र की चरित्रगत विशेषता बताइए, तो इसमें हम लिखेंगे सीमा रेखा एकांकी का मुख्य पात्र सुभाष है। उसे एक जन नेता के रूप में दर्शाया गया है। उसे प्रजातंत्र का समर्थक, साम्यवादी विचारधारा का पोषक, लोकप्रिय नेता, कर्तव्यनिष्ठ, स्पष्टवादी और एक महान बलिदानी के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। इसमें आपसे पूछा है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो इसमें हम लिखेंगे ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अंधा युग किस विधा की रचना है। इसमें पूछा है अंधा युग किस विधा की रचना है, तो इसमें हम लिखेंगे काव्य नाटक यानी गीति नाट्य। इसमें पूछा था अंधा युग किस विधा की रचना है, तो इसमें हम लिखेंगे काव्य नाटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था। इसमें आपसे पूछा है डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। इसमें आपसे पूछा था धर्मवीर भारती जी का जन्म कब हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लक्ष्मी नारायण लाल को हिंदी की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है। इसमें आपसे पूछा है लक्ष्मी नारायण लाल जी को हिंदी की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है, तो वो है एकांकी विधा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लक्ष्मी नारायण लाल के किन्हीं 4 एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है लक्ष्मी नारायण लाल जी के किन्हीं 4 एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे ताजमहल के आंसू,
पर्वत के पीछे, दूसरा दरवाजा तथा नाटक बहुरंगी। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें पूछा था लक्ष्मी नारायण लाल के किन्हीं 4 एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल जी के 4 एकांकी संग्रह हैं, जिसमें पहला है ताजमहल के आंसू, दूसरा पर्वत के पीछे, तीसरा है दूसरा दरवाजा और चौथा है नाटक बहुरंगी आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन में कुल कितने पात्र हैं, तो इसमें हम लिखेंगे मम्मी ठाकुराइन में कुल 11 पात्र हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन एकांकी किसकी रचना है, तो इसमें हम लिखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल की। मम्मी ठाकुराइन लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। इसमें हम लिखेंगे मम्मी ठाकुराइन, प्रोफेसर साहब, टिकट बाबू एवं मुंशी जी आदि। मम्मी ठाकुराइन एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पहला है मम्मी ठाकुराइन, दूसरा प्रोफेसर साहब, तीसरा है टिकट बाबू एवं चौथा है मुंशी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मम्मी ठाकुराइन एकांकी की भाषा कैसी है, तो इसमें हम लिखेंगे भाषा प्रभावशालिनी एवं प्रासंगिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है प्रोफेसर साहब किस संस्कृति के प्रभावित थे, प्रोफेसर साहब किस संस्कृति से प्रभावित थे, तो इसमें हम लिखेंगे पाश्चात्य संस्कृति से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ठाकुराइन किस तरह की महिला है, तो इसमें हम लिखेंगे ठाकुराइन में एक भारतीय आदर्श नारी के सभी गुण मौजूद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चारुमित्रा एकांकी के लेखक कौन है। इसमें आपसे पूछा है कि चारुमित्रा एकांकी के लेखक कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे चारुमित्रा एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। चारुमित्रा एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चारुमित्रा किस प्रकार की एकांकी है, तो इसमें आपसे पूछा है चारुमित्रा किस प्रकार की एकांकी है, तो इसमें हम लिखेंगे चारुमित्रा ऐतिहासिक एकांकी है। चारुमित्रा ऐतिहासिक एकांकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चारुमित्रा एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है कि चारुमित्रा एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे चारुमित्रा एकांकी के प्रमुख पात्र हैं सम्राट अशोक, तिष्यरक्षिता, उपगुप्त, चारुमित्रा, स्वयंप्रभा आदि। चारुमित्रा एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिनके नाम है, पहला है चारुमित्रा एकांकी के प्रमुख पात्र के पहला नाम है सम्राट अशोक, दूसरा तिष्यरक्षिता, तीसरा उपगुप्त और चौथा चारुमित्रा और पांचवा स्वयंप्रभा आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है तिष्यरक्षिता कौन थी। इसमें आपसे पूछा है कि तिष्यरक्षिता कौन थी, तो इसमें हम लिखेंगे तिष्यरक्षिता सम्राट अशोक की रानी थी। तिष्यरक्षिता सम्राट अशोक की रानी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चारुमित्रा और स्वयंप्रभा कौन थी। इसमें आपसे पूछा है कि चारुमित्रा और स्वयंप्रभा कौन थी, तो इसमें लिखेंगे चारुमित्रा और स्वयंप्रभा तिष्यरक्षिता की परिचारिका थी। इसमें आपसे पूछा था चारुमित्रा और स्वयंप्रभा कौन थी, तो इसमें हम लिखेंगे चारुमित्रा और स्वयंप्रभा तिष्यरक्षिता की परिचारिका थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चारुमित्रा एकांकी का स्थान और काल क्या है। इसमें आपसे पूछा है चारुमित्रा एकांकी का स्थान और काल क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे चारुमित्रा एकांकी का स्थान कलिंग का शिविर एवं काल ईसा पूर्व 261 है। इसमें आपसे पूछा था चारुमित्रा एकांकी का स्थान और काल क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे चारुमित्रा एकांकी का स्थान कलिंग का शिविर एवं काल ईसा पूर्व 261 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कब की थी। इसमें आपसे पूछा है कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कब की थी, तो इसमें हम लिखेंगे 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष में कलिंग पर चढ़ाई की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ऊसर एकांकी के रचनाकार कौन है। इसमें आपसे पूछा है कि ऊसर एकांकी के रचनाकार कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे ऊसर एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर जी हैं। इसमें आपसे पूछा था ऊसर एकांकी के रचनाकार कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे ऊसर एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ऊसर एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है ऊसर एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे ऊसर एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पहला है लड़का, दूसरा है गृहस्वामी, तीसरा है ट्यूटर और चौथा है युवक, पांचवा है मोटी रमणी और छठवां है गृहस्वामिनी। इसमें आपसे पूछा था ऊसर एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, तो जिसमें हम लिखेंगे लड़का, गृहस्वामिनी, ट्यूटर, युवक, मोटी रमणी एवं गृहस्वामिनी आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के रचनाकार कौन है। इसमें आपसे पूछा है कि लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के रचनाकार कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे
लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसमें आपसे पूछा था लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के रचनाकार कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। इसमें आपसे पूछा है कि लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे रीता, राकेश, आया, नर्स एवं बेबी आदि एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। इसमें हम लिखेंगे लिपस्टिक की मुस्कान एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पहला रीता, दूसरा राकेश, तीसरा आया, चौथा नर्स एवं पांचवा बेबी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बंदी एकांकी के रचनाकार कौन है। इसमें आपसे पूछा है कि बंदी एकांकी के रचनाकार कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे बंदी एकांकी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। बंदी एकांकी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बंदी एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। इसमें आपसे पूछा है कि बंदी एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए, तो इसमें हम लिखेंगे हेमलता, आया, चेतु, वीरेन, बालेश्वर, करमचंद, लोचन आदि बंदी एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। इसमें आपसे पूछा था बंदी एकांकी के प्रमुख पात्र, तो इसमें हम लिखेंगे बंदी एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पहला है हेमलता, दूसरा आया, तीसरा चेतु और चौथा वीरेन, पांचवा बालेश्वर, छठवां करमचंद्र, सातवां लोचन और आठवां बंदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सूखी डाली के रचनाकार कौन है, तो इसमें हम लिखेंगे सूखी डाली के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। सूखी डाली के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सूखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। इसमें हम लिखेंगे सूखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र हैं करमचंद्र, परेश, उसके बाद बेला, इंदु, रजवा एवं पारो आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सूखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे सूखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पहला है करमचंद, दूसरा परेश, तीसरा बेला, चौथा इंदु और पांचवा रजवा और छठवां है पारो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार कौन थे। इसमें आपसे पूछा है कि नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार कौन थे, तो इसमें हम लिखेंगे नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। इसमें आपसे पूछा था नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार कौन थे, तो इसमें हम लिखेंगे नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नदी प्यासी थी एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। इसमें आपसे पूछा है नदी प्यासी थी एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए, तो इसमें हम लिखेंगे राजेश शर्मा, शंकर दत्त, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप पक्कड़ और पद्मा एवं शीला नदी प्यासी थी एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसमें आपसे पूछा है मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। इसमें आपसे पूछा था मोहन राकेश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटकों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे मोहन राकेश ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है, जिसमें पहला है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस, तीसरा है आधे अधूरे और चौथा है अंडे के छिलके आदि। इसमें आपसे पूछा था मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटकों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे मोहन राकेश ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है, जिसमें से पहला है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस, तीसरा है आधे अधूरे और चौथा है अंडे के छिलके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भगवती चरण वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसमें आपसे पूछा है कि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में उन्नाव जिले के राफीपुर नामक गांव में हुआ था। इसमें आपसे पूछा था भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 1903 ईस्वी में उन्नाव जिले के राफीपुर नामक गांव में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भगवती चरण वर्मा का निधन कब हुआ था। इसमें हम लिखेंगे भगवती चरण वर्मा जी का निधन 5 अक्टूबर सन 1981 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपसे पूछा था कि भगवती चरण वर्मा का निधन कब हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे भगवती चरण वर्मा जी का निधन 5 अक्टूबर सन 1981 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चित्रलेखा उपन्यासकार के
रचनाकार कौन है? इसमें आपसे पूछा है चित्रलेखा उपन्यास कार के रचनाकार कौन है? तो इसमें हम लिखेंगे चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हरिवंश राय जी के कितने भाई बहन थे? इसमें आपसे पूछा है कि हरिवंश राय बच्चन जी के कितने भाई बहन थे? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय की बड़ी बहन का नाम भगवान देई था, उनके एक छोटे भाई शालिग्राम और एक छोटी बहन शैली कुमारी थी। इस प्रकार कुल 2 भाई और 2 बहनें थीं। हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी बहन का नाम भगवान देई था, उनके एक छोटे भाई शालिग्राम और एक छोटी बहन शैल कुमारी थी। इस प्रकार कुल 2 भाई और 2 बहनें थीं। हरिवंश राय का नाम किस आधार पर रखा गया है? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय का जन्म हरिवंश पुराण के पाठ के कारण हुआ था, इसलिए उनका हरिवंश रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हरिवंश राय का नाम किस आधार पर रखा गया था? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय का जन्म हरिवंश पुराण के पाठ के कारण हुआ था, इसलिए उनका नाम हरिवंश राय रखा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हरिवंश राय की माता उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा व्रत रखती थी? इसमें आपसे पूछा है कि हरिवंश राय की माता उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा व्रत रखती थी? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय की माता सुरसती हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के हरिवंश राय की माता सुरसती हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निर्जल व्रत रखती थी। वे इस व्रत में चंद्रोदय देखकर फलाहार करती थी। वे प्रति मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। इसमें आपसे पूछा था हरिवंश राय जी की माता उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा व्रत रखती थी? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय की माता सुरसती हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निर्जल व्रत रखती थी। वे इस व्रत में चंद्रोदय देखकर फलाहार करती थी। वे प्रति मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हरिवंश राय के माता और पिता का क्या नाम था? इसमें आपसे पूछा है कि हरिवंश राय के माता और पिता का क्या नाम था? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सुरसती था। उनकी माताजी धार्मिक स्वभाव की उदार महिला थी और पिताजी अखबार के दफ्तर में कार्य करते थे। इसमें आपसे पूछा था हरिवंश राय के माता और पिता का नाम क्या था? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय के पिताजी का नाम प्रताप नारायण और माताजी का नाम सुरसती था। उनकी माताजी धार्मिक स्वभाव की उदार महिला थी और पिताजी अखबार के दफ्तर में कार्य करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हरिवंश राय की रुचि किस ग्रंथ के प्रति अधिक थी? इसमें आपसे पूछा है कि हरिवंश राय जी की रुचि किस ग्रंथ के प्रति सबसे अधिक थी? तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय का अपने जन्म की कथा से हरिवंश पुराण में अत्यधिक रुचि थी। वे इससे संबंधित किसी भी पुस्तक का गहन अध्ययन करते थे। इसमें आप लिखेंगे हरिवंश राय का अपने जन्म की कथा से हरिवंश पुराण से अत्यधिक रुचि थी। इससे संबंधित किसी भी पुस्तक का गहन अध्ययन करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपसे काका साहब कालेलकर ने यात्रा करने के उद्देश्य के संदर्भ में क्या लिखा है? इसमें आपसे पूछा है कि काका साहब कालेलकर ने यात्रा करने के उद्देश्य के संदर्भ में क्या लिखा है? तो इसमें हम लिखेंगे काका साहब कालेलकर ने लिखा है कि जिस मनुष्य की प्रवृत्तियां विकृत नहीं हो जाती, काका साहब कालेलकर ने लिखा है कि जिस मनुष्य की प्रवृत्तियां विकृत नहीं हो जाती उसके लिए यात्रा की प्रेरणा भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार वर्षा के शुरू होते ही सांड अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है, उसी प्रकार यात्रा का अवसर पाते ही मनुष्य के पैर अपने आप बिना पूछे चलने लगते हैं। इसमें आपसे पूछा था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। काका साहब कालेलकर ने यात्रा करने के उद्देश्य के संदर्भ में क्या लिखा है? तो इसमें हम लिखेंगे काका साहब कालेलकर ने लिखा है कि जिस मनुष्य की वृत्तियां विकृत नहीं हो जाती उसके लिए यात्रा की प्रेरणा भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार वर्षा के शुरू होते ही सांड अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है, उसी प्रकार यात्रा का अवसर पाते ही मनुष्य के पैर अपने आप बिना पूछे चलने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।